हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और तैयारी भी सबकी अच्छी चल रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए अभी, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे टाइम दीजिए। बाकी के और जो काम है अभी आप फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है हमारा मैथ्स का। हमने टॉपिक उठाया परसेंटेज, प्रतिशत चैप्टर। इसको कंप्लीट करेंगे। मैथ्स का तो आपको पता ही है, मैथ्स के सिलेबस के बारे में आपको पता ही है, मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया ही था। मैथ्स से टोटल क्वेश्चन आएंगे 15 के आसपास, लेकिन सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर बहुत मायने रखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स से जो टोटल क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, वो 15 के करीब आएंगे। हमारा टारगेट क्या रहेगा? हमारा टारगेट है 15 आउट ऑफ 15। हमें 15 किसी भी हाल में चाहिए। हमें इस बार NCL HEMM का पोस्ट हमें चाहिए, चाहे जैसे भी। उसके लिए जो भी करना पड़े आप कीजिए। टाइम दीजिए पढ़ाई करने के लिए। 50 से 100 क्वेश्चन तो डेली प्रैक्टिस करिए एटलीस्ट मैथ्स का, सिर्फ मैथ्स का। क्योंकि सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। आपको लग रहा होगा 15 क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन जब सिलेक्शन की बात आती है, जो बच्चे एक नंबर से रुक जाते हैं, तो पता चलता है कि एक एक नंबर की वैल्यू क्या है। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। प्रतिशत, प्रतिशत। देखिए, पर का मतलब तो आपको पता है कि कई चीजों में से किसी एक चीज की हम बात कर रहे हैं। जैसे प्रति, प्रति किलोग्राम, प्रति क्विंटल। प्रति का मतलब हो गया कई चीजों में से किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं। और शत का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब होता है सौवां। अगर हम सौवें में से किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज बहुत ही इजी चैप्टर है। इससे जितने क्वेश्चन आएंगे आपको बिल्कुल भी पेन और पेपर नहीं उठाना पड़ेगा एग्जाम में, बेफिक्र रहिए। अभी हम थोड़ा डिटेल में चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बेसिक्स भी बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो हम थोड़ा डिटेल में चलेंगे स्टार्टिंग में, धीरे 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 करते हुए फिर हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा, बिना पेन और पेपर का इस्तेमाल किए हम कोशिश करेंगे क्वेश्चंस का आंसर देना। आगे चलते हैं और इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि 50% का मतलब क्या होता है, तो आपको इतना याद रखना है कि परसेंट जिस चीज के आगे भी लगा है, यानी कि 50 तो है ही, बटे में 100 है, यानी कि उसका 100 के रेस्पेक्ट में उसकी बात की जा रही है। और हम इसके फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में अंश बोलते हैं, अंश के बारे में बात करें तो हम इसको काट देंगे। एक जीरो कट गया, 5 दूनी 10 कट गया, क्या आया? 1/2। कोई भी नंबर जो बटे में होता है इस तरीके से, उसी को बोलते हैं फ्रैक्शन या अंश। तो हम कुछ फ्रैक्शंस ऐसे हैं जो कि हम याद रखेंगे, जो कि हमको क्वेश्चन करने में बहुत इजी होगा। अगर याद है तो शायद हमारा बहुत टाइम भी बच जाएगा। अभी हम आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अभी हम कुछ फ्रैक्शंस को समझ लेते हैं। कुछ ऐसे अंश हैं, कुछ ऐसे फ्रैक्शन हैं जो हम याद रखेंगे। याद नहीं रखेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। जो कि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन कर पाना। कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा आपका। बड़े बड़े कैलकुलेशन नहीं आएंगे अगर आपको ये फ्रैक्शन याद रहेगा तो। जैसे कि 1/2 क्या होता है? 50%। अब ये कैसे आया? कोई भी फ्रैक्शन है उसको 100 से गुणा कर देंगे तो वो प्रतिशत में बदल जाता है। देखिए, 50% है, प्रतिशत यानी कि 50/100 है। अगर हम इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1/2। जो भी अंश आया, जैसे कि 1/2 आया है, अगर हम इसको फिर से 100 से गुणा कर देंगे इसको, तो फिर से क्या आ जाएगा? ये 50%। फिर से ये वापस वही संख्या आ जाएगी। तो हमें याद रखना है, जिसमें प्रतिशत लगा है वो 100 से भाग होगा, जो फ्रैक्शन में है जिसमें प्रतिशत नहीं लगा है वो 100 से गुणा किया जाएगा। अब आगे अगला देखते हैं। 1/3 कितना होता है? 33, 33.5%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7
14 सही 2/7%, 1/8, 12.5%, 1/9, 11 सही 1/9%, 1/10, बहुत सिंपल 10%, 1/11, 9 सही 1/11%, 1/20, 5%, 1/25, 4%, 1/40, 2.5%, 2.5% और 1/50, 2%। तो ये कुछ चार्ट है जो हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, हमें याद हो जाएगा। जहां भी आप लोग पढ़ाई करते हैं इसको लिख के सामने पेपर पे पेस्ट कर लीजिएगा। इसको बार बार देखते देखते प्रैक्टिस करते ही आपको आराम से याद हो जाएगा। देखिए अब ये यूज कहाँ होगा, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। जब इस पे 50-100 क्वेश्चन इस पे बेस्ड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हो कैसे रहा ये। तो चलिए हम कुछ परसेंटेज के क्वेश्चंस उठाते हैं। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 का 10% कितना होता है, तो बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, इसको 100 से भाग दे देंगे और कैलकुलेट करके बता देंगे कि ये 100 से 100 कट गया, आ गया सर 10%। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 65 का 10% कितना होता है, तो बहुत आसान है। आप 65 लिख लेंगे 10/100 और इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि सर ये तो पॉइंट में आ रहा है, नीचे से एक जीरो काटेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये आ गया 6.5%। तो आपको एक चीज याद रखना है, कोई भी जैसे कि संख्या है 50, अगर मैं आपसे इसके 10% के बारे में पूछूं तो 10% कुछ नहीं होता है, पीछे से छोड़ के पहला डिजिट एक पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि 50 का 10% जो हो गया 5 हो गया। तो हमें किसी नंबर का 10% निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पीछे से एक डिजिट छोड़ के एक पॉइंट लगा देंगे, वही हमारा 10% हो जाएगा। 100 का 10% कितना हो जाएगा, पीछे से एक डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 100 का 10% 10 हो जाएगा। 65 है, 65 को 10% पूछा जाए तो पीछे से हम एक डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 6.5। अब किसी संख्या का 20% पूछा जाएगा, जैसे कि 65 का 20%, तो हम क्या करेंगे, 65 का पहले 10% निकालेंगे, 6.5, 2 से गुणा कर देंगे, 20% हो जाएगा, यानी कि 13 जो है वो 20% है। तो हम बेसिक से कैलकुलेशन ऐसे दिमाग में करते रहेंगे, हर बार हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि 65 का 20% कितना आएगा। हर बार लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि 65 का 20% कितना आएगा। तो एक जीरो कट गया, 2 25 10, 5 13 65, ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट दिमाग में ऐसे छोटे मोटे कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो हमें ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और धीरे धीरे क्वेश्चन करते रहेंगे, अपने आप ये चीजें आपके अंदर अपने आप डेवलप हो जाएंगी। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसको लगता है कि उसका मैथ्स वीक है तो प्रैक्टिस करें, बिल्कुल बेसिक से प्रैक्टिस करें। कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे कि 1 से लेके 20 तक का टेबल। अगर ये आपको याद रहेगा तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर और 1 से लेके 10 तक का क्यूब, इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। देखिए, इस बार का जो पेपर है वो इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है इस बार 70,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। 70,000 एप्लीकेशंस HEMM में भरे गए हैं, HEMM पोस्ट के लिए, ऑपरेटर के लिए। तो आप खुद सोचिए कि आप 70,000 में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्या ऐसी चीजें पढ़ के जाएंगे जो 70,000 में से भी 307 पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा डिटेल में, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, नहीं सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि जो भी 70,000 बच्चे फॉर्म भरे हैं इसमें से 50% ऐसे हैं, मतलब 35,000 बच्चे तो ऐसे हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं, जिनको HEMM की पोस्ट चाहिए। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और जल्दी जल्दी अपना सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, इतना प्रैक्टिस कर लें कि क्वेश्चन इससे बाहर कुछ आए ही ना। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहा है if 50% of x minus y is equal to 30% of x plus y, then what percent of x is y।
यदि x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% के बराबर है, तो x का कितना प्रतिशत y है? बहुत सिंपल है, 50% परसेंट लगा तो बटे में 100, x माइनस वाई, देखिए कुछ नहीं बीच में तो उसका मतलब गुणा होता है, बराबर 30% ऑफ x प्लस वाई। एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे। आपको पता होगा जब गुणे में दोनों साइड, इसमें भी यहाँ बीच में गुणा है, इसमें भी बीच में गुणा है, तो नीचे की चीजें भी कट जाती हैं, 10 और 10 कट जाएगा, तो बचा क्या है? यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। अब x की चीजों को एक तरफ ले आएंगे और y की चीजों को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे। जब इधर से कोई चीज उधर ले जाएंगे ना, तो माइनस होगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, अगर इधर प्लस होगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। जैसे कि 5x यहीं रहने देते हैं, उधर 3x है तो उसको उधर ले आते हैं, यहाँ प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 3x इज इक्वल टू 3y, वहीं का वहीं छोड़ देंगे, माइनस 5y को उधर ले जाएंगे तो उधर जाके वो प्लस 5y हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 2x इज इक्वल टू 8y। टू एक्स इज इक्वल टू 8y। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, x और y को एक तरफ ले आएंगे और नंबर्स को एक तरफ ले आएंगे। x यहाँ आ गया, बटे में क्या करेंगे, y को इधर ले आएंगे बटे में। आपको पता है कि जब इधर गुणा है उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, जब इधर भाग है उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो ये 8 गुणा y उधर है, 2 गुणा x इधर है, तो y को उधर गुणा है तो इधर हम ले आएंगे तो भाग में आ जाएगा, और 8 तो वहां है ही, 2 इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। अब ये देखिए 2 चौके 8, यानी कि x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 1 है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो x का कितना प्रतिशत y है? जो ये y है, ये जो है वो इसका कितना प्रतिशत है? तो बहुत इजी है, 1/4 गुणे में 100। और सर अभी तो आपने बताया था कि 1/4 का मतलब होता है 25%, और नहीं याद है तो फिर 4 से इसको काट लीजिए, 4 25 जा 100। अगर याद है तो बहुत बढ़िया है, ये हमारा 25% आंसर हो जाएगा, आंसर ए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? देखिए जब भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं ना, आप उस क्वेश्चन के आते ही उस क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए, उसको वीडियो को वहीं पे रोक लीजिए, पहले पढ़िए क्वेश्चन को, पहले आप देखिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या आप खुद से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, जो भी मेथड आपको आता है उससे ट्राई कीजिए, क्या पता मेरे से अच्छा मेथड आपका हो, क्या पता आपसे अच्छा मेथड मेरा हो। तो अगर मेरा अच्छा है तो आप सीख लीजिएगा, आपका अच्छा है तो मेरा आप नहीं सीखिएगा, आप अपने मेथड से ही क्वेश्चन को करिएगा। लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन अगला चल रहा है हमारा, आप उसको सबसे पहले वीडियो को रोकिए और सबसे पहले खुद से ट्राई कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो देख देख के क्वेश्चन करने से कोई फायदा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है, और इस पेपर में आपको कॉन्फिडेंस के साथ साथ नॉलेज भी होना चाहिए। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ 10% ऑफ A's इनकम is equal to 15% of B's income is equal to 20% of C's income, if sum of their income is 7,800 then B's income is। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, यदि A की आय का 10%, B की आय की 15% और C का आय का 20%, ये तीनों बराबर है, और उनके आय का योग भी दे दिया है कि 7,800 रुपए है, यानी कि कुछ पैसे A कमाता है, मतलब A जो कमाता है उसका 10%, वो क्या है, B जो कमाता है उसका 15%, और C जो कमाता है उसका 20%। ये तीनों बराबर है, और बोल क्या रहा है कि भाई A प्लस B प्लस C ये मिलके कमाते हैं कितना, 7,800 रुपए। क्वेश्चन बहुत इजी है, हम क्या करेंगे, जो नीचे के हैं आपको अभी बताया था, दोनों साइड इक्वल्स का साइन है, दोनों साइड नीचे में 100 कट जाएगा, यहाँ 3 है तो तीनों कट जाएंगे। अब देखिए 2 5 10, 3 5 15 और 4 5 20। देखिए जब भी हम काटेंगे ना, तो जिस तरीके से इसको काटेंगे उसी तरीके से इसको भी काटना पड़ेगा, उसी तरीके से इसको भी काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसको 2 से काट दिया, इसको किसी और से काट दिया और इसको किसी और से।
अगर हम इसको 5 से काटें, 2 पचे 10, तो इसको 5 से, 3 पचे 15, इसको भी 5 से काटना होगा। तीनों कटेंगे तभी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कुछ और आसान हो गया। 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम यानी कि ल स प ले लेंगे, किसका, 2, 3 और 4 का। 2, 3, 4 का लसप क्या आएगा, 12। अभी यहाँ पे हम कर लेते हैं, आपको एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य, इसको डिटेल में करेंगे। पूरी 1 से 2 क्लास लेंगे, इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा। अभी यहाँ बेसिक समझ लेते हैं। 12 आ गया। अब 12 को क्या करेंगे, 12 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 6। 12 को 3 से भाग देंगे, कितना आएगा, 4। 12 को 4 से भाग देंगे, कितना आएगा, 3। तो ये आ गया उनके तनख्वाह का, उनकी आय का अनुपात। यानी कि अगर ए 6 रुपए कमाता है तो बी 4 रुपए कमाता है, सी 3 रुपए कमाता है। अब बता रखा है कि टोटल मिला के तो 7800 रुपए कमाते हैं। तो 7800 में 6 भाग इसका होगा, 4 भाग इसका होगा, 3 भाग इसका होगा। तो 7800 का टोटल कितने भाग हो गए, 6, 4, 10 और 3, 13। पूछ किसका रहा है, बी का पूछ रहा है, तो बी का कितना भाग है, 4। अब इसको हम कल 13 छक्का 78 और 2 जीरो, 6 चौके 24। यानी कि बी की सैलरी कितनी है, बी की सैलरी 2400 है। यही हमारा आंसर है, आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज बाई 50%, इट्स एरिया इज इंक्रीज बाई। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% से बढ़ जाती है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। देखिए सर्किल क्या होता है, जैसे गोला सा कोई सर्किल हो गया, उसमें ये जो होता है वो रेडियस होता है, जिसको त्रिज्या बोलते हैं। अब कह रहा है पहले ये कुछ रहा होगा, जैसे कि पहले 100 रहा होगा, और नया जो बन गया वो कितना हो गया, 150 हो गया। यानी कि 50% से बढ़ गया तो 150 हो गया। तो यहां भी कुछ उसका क्षेत्रफल आ रहा होगा, ये पूरा, और यहां भी इसका कुछ क्षेत्रफल आ रहा होगा। तो इस क्षेत्रफल में पूछ रहा है कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, वृत्त का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम वही फॉर्मूला पहले इसमें लगाएंगे, वही फॉर्मूला पहले इसमें लगाएंगे, तो हमको आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम थोड़ा शॉर्टकट चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 50% से बढ़ गया है, यानी कि 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2। कोई चीज 2 रही होगी तो बढ़ के कितना हो गई, 3। कोई चीज 2 रही होगी तो 2 में कितना बढ़ गया, 2 में 1 बढ़ गया, यानी कि अब वो चीज 3 हो गई है। तो यानी कि अगर हमारा वृत्त ये था और दूसरा वृत्त ये जो बाद में बढ़ गया 50% बढ़ने के बाद, तो अगर इसकी त्रिज्या अगर 2 थी तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। देखिए जब भी ना कभी भी दो चीजों में कंपेयर करते हैं कि कितना बढ़ा है कितना घटा है, तो ये जैसे जो वैल्यूज होती है ना पाई की, हम इसको इग्नोर कर देंगे, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको लेना देना ही नहीं है, हमारा आंसर ऐसे ही आ जाएगा। देखिए जैसे इसकी त्रिज्या कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। इसकी त्रिज्या कितनी है, 3। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो हमारा पहले जो क्षेत्रफल था 4 था, अब जो नया क्षेत्रफल आ गया कितना हो गया, 9 आ गया। कितने की वृद्धि हुई, 5 की। किस पे, हमेशा पुराने वाले को या जिससे हमें कंपेयर करना है उसी को हम नीचे रखेंगे, तो बट्टे में 4 हो गया, गुणे में 100, 4 25 100 हो गया, 25 25 125। 125% जो है हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सैलरी ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन इट इज डिक्रीज बाय 20%। तो यहाँ क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति की सैलरी पहले 20% बढ़ जाती है, फिर उसकी सैलरी 20% घट जाती है। देखिए करना कुछ नहीं, पहले मान लेते हैं उसकी सैलरी 100 थी, 20% बढ़ने के बाद कितना हो गई, 120 हो गई। 100 का 20% 20 होता है ना, तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। अब 120 के बाद क्या होता है, उसकी सैलरी 20% घट जाती है। 120 जब होता है तो उसकी सैलरी 20% जो है 20% घट जाती है। तो 120 का 20% कितना हो गया, अभी तो आपको बताया था कि 10% के लिए यहाँ एक डेसिमल लगा देंगे, 12 हो गया 10%, तो 24 हो गया 20%। तो इसमें 24 घट जाता है,
यानी कितना हो जाएगा, 120 में से 24 घट जाएगा तो 96 हो जाएगा। उसकी पहले सैलरी कितना थी, 100, अब कितनी हो गई, 96। 100 से 96 हो गई, 100 से 96 हो गई, क्या हो गया, 4 घट गया, कितना, 4%, क्योंकि हम 100 तो मान के चल रहे हैं, तो 4% सैलरी उसकी घट गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन एन एग्जामिनेशन 35% कैंडिडेट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 25% in English. If 10% failed in both mathematics and English, then how much percent passed in both the subject? एक परीक्षा में 35% उम्मीदवार गणित में सफल हुए, ठीक है, यानी कि मैथ्स में कितने बच्चे फेल हुए, 35%, इंग्लिश में 25%, टोटल कितने हो गए, 35 और 25 हो गया 60, और दोनों में कितने फेल हुए हैं, 10%, वो हम इसमें से घटा देंगे, कितना आएगा, 50%। अब देखिए घटाते क्यों हैं, ये देखिए, ये मान लेते हैं कुछ बच्चे थे जो मैथ में फेल हो गए, ये कुछ बच्चे थे जो इंग्लिश में फेल हो गए, ये बीच के जो बच्चे होंगे ना, ये वाले, वो मैथ में फेल हैं, वो इंग्लिश में फेल हैं, ये कितने हैं, तो 10%। अब ये देखिए, ये जो पोर्शन है ये वाला, वो इस गोले में भी आ रहा है और इस गोले में भी आ रहा है, यानी कि उसकी गिनती 2 बार हो रही है, तो हम एक बार उसको माइनस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे तो हमारा जो आएगा वो आंसर है। आंसर क्या है, 50%। 50% कौन से बच्चे हैं, ये तो जो हम निकाल रहे थे फेल होने वाले, ये 50% कौन से बच्चे हैं, ये जो फेल हो गए हैं। पास होने वाले कितने थे, तो टोटल 100% में से 50% तो फेल हो गए, तो बच्चे कितने, 50%। यही हमारा आंसर है, आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Each side of a rectangular field is diminished by 40%. By how much percent is the area of the field is diminished? कोई एक आयताकार है, यानी रेक्टेंगल है, उसमें कुछ लेंथ रहा होगा, कुछ ब्रेथ रहा होगा, यानी कुछ लंबाई रही होगी, कुछ चौड़ाई रही होगी, ये भी कुछ मान लीजिए कोई नंबर रहा होगा, 10 रहा होगा, ये भी कुछ 10 या 20 रहा होगा। ये क्या होता है, मान लीजिए इसकी कुछ जमीन जो है बेच दी गई, या कुछ ऐसा हो गया कि इतनी जमीन इसकी चली गई, इधर से भी और इधर से भी। अब ये बचा है कितना, 40% कम हो गया, तो हमने पहले 10 मान रखा था, यानी कि 10 और 10 मान रखा था, 40% कम होगा तो कितना हो जाएगा, 10 का 40% कितना होता है, 4 होता है, यानी कि कितना हो जाएगा, 6, यानी कि अब ये 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, तो ये 10 गुणा 10 हो जाएगा, जो कि आएगा 100, और यहां भी हम वही चीज करेंगे, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणा 6 बराबर 36। देखिए पुराना कितना था, 100, नया कितना है, 36। पुराना कितना था, 100, नया है 36, यानी कि चेंज कितना आया है, 100 में से 36 घटा देंगे तो 64 की कमी आई है, किस पे, 64 की कमी आई है 100 पे, पुराने वाले जिस पे कंपेयर करना है, गुणा 100 कर देंगे, कितना आएगा, 100 कट जाएगा आपस में, 64% आ जाएगा हमारा आंसर, आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, द प्राइस ऑफ ए शुगर rises by 25%. If the family wants to keep the expenses on sugar the same as earlier, the family will have to decrease its consumption of sugar by, यहाँ क्या कह रहा है, चीनी की कीमत 25% बढ़ जाती है यदि परिवार चीनी पर होने वाले खर्च को पहले की तरह ही रखना चाहता है, परिवार को चीनी खपत में कितनी कमी करनी होगी। तो मान लेते हैं पहले वो परिवार चीनी 100 रुपए खाता था, अब चीनी की कीमत कितनी बढ़ गई, 125 हो गई, कितनी बढ़ी, 25% बढ़ गई, लेकिन वो परिवार क्या चाहता है कि हम 125 ना खर्चा करें, हम 100 का ही चीनी इस्तेमाल करें, उसको अपने खर्चे में कमी करना होगा, कितने की कमी करना होगा, 25 की। किस पे करना होगा, क्योंकि बढ़ी हुई कीमत तो ये है, हम इसी पे कंपेयर करेंगे, तो 25 को कम करना पड़ेगा किस पे, 125 पे, गुणे में 100, 25 बचे 125, 5 20 जा 100, कितना आ जाएगा, यानी कि अगर वो 20% की कमी कर लेता है, यानी कि 125 का 20% कितना होगा,
125 का 20% होगा 25। कैलकुलेट करके देख लीजिए, 10% 12.5, 20% 25। तो 125 में से अगर हम 25 घटा दें 100 रुपये, यही तो वो फैमिली चाहती थी कि उसका खर्च जो हो वो 100 रुपये ही रहे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 20% आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। The price of an article is reduced by 25%, but the daily sale of the article is increased by 30%. अब देखिए ये क्या है। एक वस्तु की कीमत 25% तक कम हो जाती है, लेकिन वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि होती है। देखिए यहाँ क्या होता है, कोई सामान हम बेचना चाहते हैं, वो बिक नहीं रहा है, हम उसका क्या किए, रेट कम कर दिए। रेट कम कर दिए कितना? 25%। अब 25% रेट कम होने से क्या हुआ, लोग उसको ज्यादा खरीदने लगे। सेल कितना बढ़ गया? 30% सेल बढ़ गया। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 25% क्या हो रहा है, घट रहा है रेट। तो 25% का फ्रैक्शन हमें पता है कि 1/4 है। तो 25% घट रहा है का मतलब क्या है कि 4 में से 1 घट रहा है, यानी कि कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। यानी पहले अगर रेट 4 था तो अब रेट कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब अगर पुराना रेट हमारा 4 था तो नया रेट, प्राइस जो है, पुराना अगर 4 था तो नया हो गया 3। उसी तरह सेल कितना है, 30% बढ़ जाता है। 30% यानी कि 3/10, यानी कि 10 में 30% अगर कोई चीज बढ़ेगा यानी कि 3 की बढ़ोतरी होगी, यानी कि वो चीज 13 हो जाएगा। यानी कि पहले अगर वो चीज 10 बिकता था तो अब 13 बिकेगा। यानी कि अगर हम पहले 10 किलो चीनी बेचते थे तो अब 13 किलो चीनी बेचेंगे। तो ये हो गया क्वांटिटी का। पहले 4 रुपए के हिसाब से हम 10 किलो बेचते थे, यानी 40 रुपए का सामान बेचते थे। अब 3 रुपए के हिसाब से 13 किलो बेचते हैं, यानी कि 13 या 39 रुपए का बेचते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि हमें 1 रुपए का घाटा हो रहा है। तो हमें 1 रुपए का घाटा हो रहा है किस पे, पुराने पे, 40 पे, गुणे में 100। तो अभी तो बताया था कि 1/40 होता है, वो 2.5% होता है, यानी कि 2.5%। यही हमारा आंसर है। जिसको ना पता हो कैलकुलेट करके देख ले, 0 0 काट ले, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5/2 कितना आ गया, 2.5। 2.5% क्या है, घट रहा है। 2.5% ये घट रहा है। तो 2.5% घट रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, इफ x earns 25% more than y, what percent less does y earns than x? यदि x y की तुलना में 25% अधिक कमाता है तो x की तुलना में y कितना प्रतिशत कम कमाता है? तो देख लीजिए, x और y, x क्या कह रहा है कि x y की तुलना में 25% अधिक कमाता है, यानी कि अगर y जो है 100 कमाता है तो x कितना कमाता है, 25% ज्यादा, यानी कि 125। तो यानी कि जो x है वो 125 रुपए कमा रहा है तो y 100 रुपए कमा रहा है। अब क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो x की तुलना में y कितना प्रतिशत कम है? तो y कितना प्रतिशत कम है, 25 कम है। क्वेश्चन में ही कह रखा है कि x की तुलना में, तो x कितना कमाता है, बटे में 125 गुणे में 100, 25 पचे 125, 5 20 या 100, यानी कि 20% कम कमाता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹75, यानी कि किसी वस्तु की लागत थी 75 रुपए। लागत में पहले 20% की वृद्धि होती है, यानी कि पहले 20% इंक्रीज होता है, फिर वो 20% डिक्रीज होता है। पहले 20% इंक्रीज होता है, फिर वो 20% डिक्रीज होता है। तो 20% का फ्रैक्शन तो हमें पता ही है कि 1/5 है। तो यानी कि 20% अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, 5 से कोई चीज 6 हो गई, यानी कि वो 6/5 हो जाएगी, 5 से बढ़ के 6 हो जाएगी। और 20% घटेगा तो 20% का कमी होगा तो 5 में से 1 घट जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। 75 गुणा में पहले 20% बढ़ रहा है, यानी कि 6/5, फिर 20% घट रहा है, यानी कि 4/5। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 75 पहले क्या हो रहा है, 20% बढ़ रहा है, यानी कि 100 से कोई चीज 120 हो रही है,
फिर क्या हो रहा है, 20% घट रहा है, यानी कि 100 से कोई चीज 80 हो रही है। आप इसको भी करेंगे ना तो यहां भी वही आंसर आएगा। लेकिन ये देखिए कैलकुलेशन किस में आसान है, इसमें आसान है या इसमें आसान है? तो मुझे तो लगता है इसमें ही आसान है, तो हम इसी में कर लेते हैं। 5 15 जब 25, 5 तिया 15, 6 चौके 24, 24 तिया 72, यानी कि हमारा आंसर जो है वो 72 रुपए है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे हमारे गिरधर जी। गिरधर spends 50% of his monthly income on household items and out of the remaining he spend on 50% on transport। गिरधर अपनी मासिक आय का 50% घरेलू वस्तुओं पे खर्च करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि गिरधर की जो आय थी वो 100% थी, उसमें से उसने क्या किया कि 50% यानी कि 50 वो खर्च कर दिया घरेलू चीजों पे, और शेष में से 50%। देखिए ये तो बहुत जरूरी याद रखना है, शेष कितना है 50%, 50% तो खर्च कर दिया, तो बचा कितना 50%। अब इसमें से वो क्या करता है 50% शेष में से, इस 50 में से वो खर्च करता है 50% परिवहन पर, 25% एंटरटेनमेंट पर, 10% खेल पर, 10% खेल पर, और बाकी का जो राशि होती है उसकी बच जाती है। बची हुई कितनी है 900 रुपये वो बचा लेता है। तो 50 का 50% अगर हम खर्च कर देते हैं तो बचा कितना, तो 50 का 50% कितना हो जाएगा 25, आधा 50% यानी कि आधा, 50 का 25% कितना हो जाएगा 25% यानी कि 1/4, 50 का 1/4 कितना हो जाएगा 12.5, 50 का 10% कितना हो जाएगा, ये तो सिंपल है 5। हम ये सब जोड़ लेंगे कितना खर्चा हो रहा है 50, 25, 12.5 और 5, तो 50 और 25 75 और 5 80, 80 और 12.5 92.5, तो कितना हो गया 92.5, यानी कि 92.5%। ये तो खर्च कर देता है। बचा कितना उसके पास 7.5%। ये 7.5% कितने के बराबर है उसने बता रखा है, बचे हुए पैसे सिर्फ 900 रुपए हैं। तो हमारा ये जो 7.5% है वो कितने के बराबर है 900 रुपए के बराबर। 1% कितने के बराबर हो जाएगा 900 बटे 7.5, और 100% हमें उसकी पूरी आय चाहिए कितना कमाता है, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा 900 बटे में 7.5 गुणे में 100। ये पॉइंट जो बीच का है उसको हटा देंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा। 3 25 जा, 4 25 जा, 3 तिया 9 और ये 3 0, 4 तिया 12,000, तो उसका आय कितना हो गया 12,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अर्जुन स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, 15% ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन, 40% ऑफ द रिमेनिंग he spent on entertainment and transport together, and 30% on medical. He is left with 8,775 after all these expenses। देखिए अर्जुन अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, इसमें भी मान लेते हैं 100 रुपए कमाता है। पिछला क्वेश्चन जैसा था ये भी वैसा ही है, बहुत इजी है, आप तो खुद से ट्राई कीजिए एक बार। 100 रुपए कमाता है, 20% वो क्या करता है कि वो खाने में खर्च कर देता है, यानी कि 20% वो खाने में खर्च कर देता है। उसके बाद वो क्या करता है 15% बच्चों की पढ़ाई में खर्चा कर देता है, 15% बच्चों की पढ़ाई में खर्चा कर देता है, यानी 100 का 15% 15 रुपए हो गया। 40% ऑफ द रिमेनिंग, याद रखना है शेष का 40%, शेष कितना हो गया यहाँ, तो 20 और 15 यानी कि 35 तो ऑलरेडी खर्च कर चुका है 100 में से, तो उसके पास बचे कितने 65, 65 में से 40%, 65 का 40% उसने खर्च कर दिया एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्ट पे, मूवी देखने में घूमने फिरने में, और 30% इसका जो खर्च कर दिया वो मेडिकल में, और उसके पास बच गया जो लास्ट में वो रुपए बच गए 8,775 रुपए। तो देखिए 65 का 40% कितना होता है, दिमाग में कैलकुलेट करिए। 65 का 10% 6.5, 65 का 20% 13, 20% 13 है तो 40% 26, 10% 6.5, 20% 13,
20% 13 है तो 40% 26 हो जाएगा। 30% कितना निकालेंगे? 65 का 10% तो आपको पता है 6.5, 65 का 20% आपको पता है 13 है, दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 19.5। तो ये कितना हो गया? 19.5। तो ये भी खर्च कर देता है और ये भी खर्च कर देता है। तो उसके पास कितना प्रतिशत बचा पैसा? तो हम इस सारे को टोटल कर देंगे, 20, 15, 26 और 19.5। 20 और 15 35 हो गया, 35 और 25 60 हो गया, 60 और 1 61 हो गया, 61 और 19.5 हो गया आपका 80.5, 80.5। तो 80.5, 100 में से 80.5 को खर्च कर देता है तो उसके पास बचा कितना? 100 में से 80.5 को खर्च कर देता है तो बचा कितना उसके पास? 19.5। 19.5 किसके बराबर है? वो इतने के बराबर। 19.5% जो है वो कितने के बराबर है? 8,775। तो 100% उसकी आय कितनी हो जाएगी? 8,775 बटे में 19.5 गुणा 100। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेसिमल हटा देते हैं। हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो लग जाएगा। इसको काट देते हैं, 3 पचे 15, 9 पचे 45, इसको काट देते हैं 20 पचे 100। अब यहाँ देखते हैं कि ये तो देखिए 2 से भाग हो जाएगा, लेकिन 39 2 से भाग नहीं होगा। तो 39 3 से भाग हो जाएगा, इसको हमें देखना पड़ेगा ये 3 से भाग होगा नहीं होगा। तो ये 2 से तो कट जाएगा भाई, लास्ट में जीरो है तो 2 से तो कट ही जाएगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। 39 जो है 3 से कट जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं 3 से कटेगा या नहीं। तो 8 7 7 5 सबको जोड़ लेंगे, 8 7 15, 15 7 22, 22 5 27, 27 3 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 13 तिया 39, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 27 9 तिहाई 27, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15 और एक जीरो। अब हम क्या देखते हैं, देखिए ऑप्शन जो है ना वो सारा 0 0 है। इसका मतलब है कि पॉइंट में तो कुछ नहीं आएगा, यानी कि ये सारा पूरी तरह से कट रहा होगा। अब देखिए 20 जो है वो 13 से तो कटेगा नहीं, यानी कि ये जो संख्या है ना ये 13 से पूरी कट रही होगी। 13 दूनी 26 बचा 32, 13 दूनी 26, 65, 13 पच्चे 65 और ये जीरो। 2250 और 20, 2250 गुणे 20। 225 गुणे 2 कितना होता है? 450 और 2 जीरो कितना हो गया? 2 जीरो आगे लग गया, यानी कि हमारा आंसर क्या है? 45,000। उसकी आय कितनी थी? वो 45,000 थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या है? 40% ऑफ 60% ऑफ 3/5 ऑफ ए नंबर इज 504। व्हाट इज 25% ऑफ 2/5 ऑफ दैट नंबर? किसी संख्या के 3/5 के, यानी कि कोई संख्या है कि 3/5 का 60%, यानी कि 60/100 में से 40% जो है वो 504 है। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। 10 10 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में इजी रहेगा। और हम x को एक साइड रख लेंगे, बाकी सारे नंबर को दूसरी साइड ले जाएंगे। उस साइड देखते हैं 504 वहीं रहेगा। 5 इधर भाग में है तो उधर जाके गुणा हो जाएगा, 10 इधर भाग में तो उधर जाके गुणा हो जाएगा, 10 इधर भाग में तो उधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी कि 504 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 10। और वहीं ऊपर के जो नंबर है 3 और 6 और 4 ये नीचे आ जाएंगे। 3 और 6 और 4 जो है नीचे आ जाएगा। हम इसको काट लेते हैं। 6 8 48, 24 6 चौके 24, 4 21 जा 84, 3 सते 21। अब कितना बचा? 7 पचे 35 गुणा 100, 10 गुणा 10 कितना हो गया? 3500। यानी कि वो संख्या तो हमें मिल गई 3500। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है? उस संख्या के 2/5 में से 25% क्या होगा? यानी कि उस संख्या में से 2/5 में से 25% क्या होगा? देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 सते 35 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 25 दूनी 50, 7 गुणे 50 कितना हो जाएगा? 7 पचे 35। हम हमेशा कुछ ऐसे नंबर खोजेंगे ना कि लास्ट में जीरो आ जाए।
अब देखिए इसको हम कर सकते थे 7 दूनी 14, 14 गुणे 25, तो क्वेश्चन खुद ही बड़ा हो जाता है, लेकिन 25 दूनी 50 कर लिए, क्वेश्चन अपने आप इजी हो गया। 50 सत्ते 350, तो 350 हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In a test consisting of 80 questions carrying 1 mark each, Arpita answers 65% of the first 40. What percent of the other 40 questions does she need to answer correctly to score 75% on the entire test? कोई क्वेश्चन पेपर है जिसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के एक एक क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 80 नंबर का पेपर है। उसमें अर्पिता क्या करती है कि पहले जो 40 क्वेश्चन है, जो पहले 40 क्वेश्चन हैं उसमें से 65% वो आंसर कर देती है, यानी कि 65% वो करेक्टली टिक कर देती है। तो 40 का 65% कितना हो जाएगा? 40 का 65% कितना हो जाएगा? 1 0 1 0, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 13 5 65, 13 दूनी 26, यानी कि 26 क्वेश्चन तो वो सही से टिक कर देती है। बाकी के जो बच्चे 40 हैं, इसमें ये पूछ रहा है अन्य 40 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत के लिए उसे सही उत्तर देने की आवश्यकता होती है ताकि वो पूरे टेस्ट में 75% स्कोर कर सके। अब देखिए 80 नंबर का तो पेपर है, उसको चाहिए कितना? 75% मार्क। तो कितना नंबर उसे चाहिए? 1 0 गया, 1 0 गया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 15 जा 75, 15 चौके 60, यानी कि अर्पिता को उस एग्जाम में 75% स्कोर करने के लिए 60 नंबर तो लाना ही होगा। देखिए 26 क्वेश्चन वो पहले ही सही कर चुकी है और उसे 60 क्वेश्चन टोटल सही करना है। तो 60 में से 26 को माइनस कर देंगे, बचेगा कितना? 34, यानी कि वो बचे हुए 40 क्वेश्चन में से अगर 34 को करेक्ट टिक मार देती है तो उसका जो स्कोर है वो 60 नंबर का बन जाएगा, यानी कि 75% स्कोर उसका बन जाएगा। तो उसको 40 क्वेश्चन में कितना करना है? 34, यानी कि 34 बटे 40 गुणे में 100, 1 0 से 1 0 गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 17 जा 34, 17 पचे 85, यानी कि इस 40 प्रश्न में से अगर वो 85% यानी कि 34 क्वेश्चन अगर सही से कर लेती है तो उसका टोटल स्कोर जो है 75% उस पेपर बन जाएगा और 85% ही हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि पिछला क्वेश्चन था हमारा। इन अ टेस्ट of 250 questions, each question is of 1 mark. Jassi answers 40 question. Jassi answers 40% of the first 125. What percent of the other 125 questions she need to answer correctly so that she scores 60% on the entire test? देखिए 250 प्रश्नों का एक क्वेश्चन पेपर है। पहले 125 क्वेश्चन में वो 40% सही करती है, 40% सही करती है, यानी कि 125 का 40% कितना हो जाएगा? 125 का 40% कितना हो जाएगा? तो 1 0 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 25 जा 125, 25 दूनी 50, यानी कि इस पेपर में तो 50 क्वेश्चन सही कर देती है। अब बचे हुए 125 क्वेश्चन में से वो कितने क्वेश्चन सही करे ताकि उसका पूरा स्कोर 60% बन जाए। अब देखिए 250 नंबर के पेपर में अगर उसको 60% चाहिए, कितने नंबर लाने होंगे? 1 0 से 1 0 कटा, दूसरे 0 से दूसरा 0 कटा, 25 छक्का 150, यानी कि 150 नंबर लाना होगा। यानी कि पहले 125 क्वेश्चन में 50 नंबर लाई तो दूसरे 125 क्वेश्चन में से 100 नंबर लाना होगा, तभी तो जाके 150 बनेगा स्कोर जो चाहिए उसे 60%। तो ये जो है 100 125 का कितना प्रतिशत है ये हमें निकालना है। 100 जो है वो 125 का कितना प्रतिशत है? 5 25 जा, 4 25 जा, 5 20 जा, 20 चौके 80%, यानी कि जस्सी को इस 125 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन यानी कि 80% क्वेश्चन सही करने होंगे, तभी जाके उसका स्कोर जो है वो 60% बनेगा। तो आंसर हमारा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 3 times द नंबर ऑफ गर्ल्स,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। देखिए किसी कक्षा में अगर हम बात करें गर्ल्स और बॉयज की, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना है। मतलब अगर एक लड़की है तो लड़के कितने हो जाएंगे? 3। तो हम ये मान लेते हैं कि किसी क्लास में इसी रेशियो में बच्चे हैं उस क्लास में, कि लड़कियां अगर 2 होंगी तो लड़के कितने हो जाएंगे? उसका 3 गुना 6। तो हम मिनिमम मान के चलते हैं कि उस क्लास में एक लड़की और 3 लड़के तो हैं ही, तो टोटल उस क्लास का स्ट्रेंथ कितना हो गया? 4। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कौन सा बच्चों की कुल संख्या नहीं हो सकती है, मतलब कौन सा ऐसा है जो उस क्लास में बच्चों की कुल संख्या नहीं हो सकती है। तो देखिए जो 4 से भाग हो जाए, जो 4 से भाग हो जाएगा वो उस क्लास की संख्या होगी, जो नहीं होगा वो नहीं होगी। देखिए 48 भी 4 से भाग हो जाएगा, 44 भी 4 से हो जाएगा, 40 भी 4 से हो जाएगा। यही हमारा आंसर है जो उस क्लास की कुल संख्या नहीं हो सकती है। ठीक, ये वही क्वेश्चन है जो NCL HEMM ऑपरेटर 2019 में पूछा गया था। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए आपको कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं थी एग्जाम के लिए, सिर्फ आपको दिमाग में सोचना था और आंसर पे टिक करना था। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In an examination, 65% of students passed in maths. मैथ्स में पास हो गए 65%, 48% पास इन फिजिक्स, 48% क्या फिजिक्स में पास हो गए, भौतिकी में, एंड 30% पास इन बोथ, दोनों को मिला लें तो 30% दोनों में पास हो गए। तो हम कर लेते हैं 65 और 48 टोटल कितना होगा? 113। ठीक है, और 30% दोनों में पास हो गए, तो उसको यहां माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? अभी आपको बताया था कि मैथ्स में ये मैथ्स हो गया, ये फिजिक्स हो गया, इसमें 48% बच्चे पास हुए हैं, इसमें 65% बच्चे पास हुए हैं, और ये बीच का है जो दोनों में पास हुए हैं वो कितना है? 30%। वो इस गोले में भी जोड़ा जा चुका है और इस गोले में भी जोड़ा जा चुका है, यानी कि उसकी गिनती 2 बार हो चुकी है। तो हम एक बार वो माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 83। तो 83% बच्चे वो कौन से हैं जो पास हो गए, तो फेल कौन से हो गए? जो बचे हुए हैं। 100 में से 83 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा आपका 17%। ये हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The number of trees in a town is 17,640. If the number of trees increases annually at the rate of 5%, then how many trees were there 2 years ago? एक शहर में पेड़ों की संख्या 17,640 है। यदि पेड़ों की संख्या सालाना 5% की दर से बढ़ती है तो 2 साल पहले कितने पेड़ थे? तो हम मान लेते हैं 2 साल पहले x पेड़ थे, पहले साल 5% बढ़ा यानी कि 100 से 105 हो गया, दूसरे साल फिर वही चीज 100 से 105 हो गया, और वर्तमान में ये दे रखा है 17,640 है। तो हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। 21 बचे 105, 20 बचे 100, 21 बचे 105, 20 बचे 100। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 17,640 वहीं रहने देंगे, जो भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी कि गुणा 20 बटे में क्या आ जाएगा? 21 गुणा 21। देखिए 21 का टेबल अगर आपको याद है, 21 का पहाड़ा याद है तो डायरेक्ट काट सकते हैं, नहीं तो आप छोटे छोटे करके भी काट सकते हैं। 7 3 तो हम काट लेते हैं। 21 8 168, 84 बचा, 21 चौके 84 और 0, तो 840 आ गया। 21 चौके 84 और 1 0, 40 आ गया। तो 40 20 20 कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 0, ये हमारा आंसर है। तो 16,000 पे आंसर पे टिक मार देंगे। देखिए ऑप्शन जब भी देख रहे हैं ना, 3 0 है, 3 0 है, यहाँ भी 3 0 है और यहाँ भी लास्ट में 0 ही है, यानी कि ये जो कैलकुलेशन होगा ना, ये आपस में सारे नंबर कट जाएंगे। देखिए एग्जाम में ना जो एग्जामिनर होता है वो आपके कैलकुलेशन को जज नहीं करना चाहता है, वो आपके नॉलेज को जज करना चाहते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चंस का सेटिंग ऐसा बैठाता है कि उसका ऑप्शन जो है बहुत सटीक है। ऑप्शन देख के ही हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो कैसा होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
If the price of 1 kilogram of rice is increased by 25%, the increased amount is ₹12. Find the new price of the rice per kilogram. यदि 1 किलोग्राम चावल की कीमत 25% से वृद्धि होती है तो बढ़ी हुई राशि ₹12 है। अब देखिए इसमें क्या करना है। देखिए हम इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से कर सकते हैं। हम दोनों तरीकों का बात करेंगे। देखिए पहला तो है कोई चीज 100% से बढ़ के 125% हो गई। ठीक है, 100 से बढ़ के 125 हो गई तो कितना बढ़ा? 25%। ये 25% कितना दे रखा है? ₹12। यानी कि 25% ₹12 के बराबर है। 100% कितने रुपए के बराबर हो जाएगा? तो 12/25 गुणे में 100, 25 चौके 100, 12 चौके 48। यानी कि अगर हम पुराना रेट की बात करें तो 48 है और नए रेट की बात करें तो 48 में ₹12 बढ़ के कितना हो गया? ₹60 हो गया। अब देखिए एक दूसरा तरीका है। चावल का रेट कितने प्रतिशत से बढ़ा है? 25%। 25% कितना होता है? 1/4। यानी कि चावल का कीमत कितना बढ़ा है? 4 से 1 बढ़ के कितना हुआ है? 5 हुआ है। यानी कि अगर हम उसका पुराना रेट देखें तो ₹4 है और नया रेट देखें तो ₹5 है। तो कितने की वृद्धि हुई है? ₹1 की। ₹1 किसके बराबर है? क्वेश्चन में दे रखा है कि ₹12 के बराबर है। तो ₹4 कितने के बराबर है? 12 चौके 48 के बराबर है। तो ₹5 किसके बराबर है? 12×5 ₹60 के बराबर है। तो देखिए इस मेथड से भी आपका आंसर आ गया और उस मेथड से भी आपका आंसर आ गया। जो आपको मेथड ठीक लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन increases by 12% during the first year and decreases by 10% during the second year. If the present population of the town is 50,400, 2 years ago the population of the village was. शहर की जनसंख्या पहले वर्ष के दौरान 12% बढ़ती है और दूसरे वर्ष के दौरान 10% घट जाती है। और यदि वर्तमान जो है 50,400 है वहां की शहर की जनसंख्या, तो 2 साल पहले का पूछ रहे हैं। तो हम मान लेते हैं 2 साल पहले x था, पहले साल कितना बढ़ा? 12%, यानी कि 112 हो गया। दूसरे साल क्या हुआ है? घटा है 10%, यानी कि 90 हो गया है। और ये कितने के बराबर है? 50,400 के बराबर है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 25 चौके 100, 28 चौके 112, 1 0 1 0 कट गया। अब हम x को एक साइड रख लेंगे, बाकी सबको दूसरे साइड ले जाएंगे। 50,400 गुणा, जो इधर भाग हो रहे हैं उधर आके गुणा हो जाएंगे, यानी कि 25 गुणा 10 बटे में हो जाएगा 28 गुणा 9। अब हम इसको काट के देख लेंगे तो 5 दूनी 10 और 14 दूनी 28। तो हम इसको 9 से काट लेते हैं। 9 पचे 45 बचा 54, 9 छक्का 54 और 2 0 और 14 चौके 56 और 2 0 400। तो क्या आ गया हमारा? 400 गुणा 25 गुणा 5, 400 गुणा 25 गुणा में 5। अब देखिए 25 चौके 100, 100 पचे 500 और ये 2 0, तो कितना हो गया? 50,000। हमारा आंसर आ गया 50,000, जो कि ऑप्शन बी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। बाकी एक डाउट था एक स्टूडेंट का, तो उसको भी हम ले लेते हैं। ये था डाउट। इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द स्टूडेंट पास इन हिस्ट्री, 55% स्टूडेंट्स पास इन हिंदी, 5% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, देन व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। एक परीक्षा में 65% छात्र इतिहास में पास हुए, यानी कि हिस्ट्री में 65% बच्चे पास हो गए और हिंदी में 55% बच्चे। अब देखिए क्वेश्चन में एक चीज बोल रखा है यहाँ, 5% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, तो 5% बच्चे जो हैं वो फेल हो गए। तो पास कितने हुए? 100 में से 5% तो फेल हो गए, तो पास हुए 95%।
और पास होने वालों की संख्या यहाँ क्या दी हुई है, हिस्ट्री में 65%, हिंदी में 55%। तो 65 और 55 को हम जोड़ देंगे, ये आ जाएगा आपका 120। 120 कितने ऐसे बच्चे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं? हम 120 में से इस 95 को घटा देंगे, 120 में से 95 को घटा देंगे, यानी कि 25% बच्चे ऐसे हैं जो हमारा दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही था। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। बाकी हमारा वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए, ग्रुप में ऐड हो जाइए। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो रहा है, आप कहीं से भी बना रहे हैं, किसी भी बुक से बना रहे हैं, अगर आपका कोई डाउट है तो हमारे इस नंबर पे शेयर करिए या ग्रुप में शेयर करिए, बिल्कुल आपका सॉल्यूशन दूंगा। हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में आप ऐड हो सकते हैं हमारे साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए आप लोग, और पढ़ाई पे ज़्यादा टाइम दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, बाहर निकलना नहीं है, इसलिए घर में बैठ के पढ़ाई करिए। सिर्फ पढ़ाई अभी फिलहाल, सिर्फ पढ़ाई अभी 2 महीने तक, उसके बाद जब नौकरी मिल जाएगी तो घूमते रहिएगा। चलिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू वेरी मच।